ठीक है, तो ये टोटल जो क्वेश्चंस थे 10 क्वेश्चंस थे। आपको इसका आंसर 3 और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही रिप्लाई करना था। इस तरह के जो लॉ के क्वेश्चन है ना, उसका रिप्लाई आपने ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन लिखा आपने उसका सीधा डिसीजन दे दिया। ऐसे ना रिप्लाई करके आपको रिप्लाई करना है। जैसे मान लो रिवोकेशन का एक क्वेश्चन है, आपसे उसने पूछा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया और आपकी रिवोकेशन बेकार है, या ये कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो गया पहले कंक्लूड नहीं हुआ। उसके लिए आप पहले रूल लिख दो कि जैसे अगले ने एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन का लेटर डाला, वो सिचुएशन है, तो आप लिख दो कि अगर रिवोकेशन लेटर जो है वो कम्युनिकेट हो जाता है एक्सेप्टेंस लेटर से पहले, तो वो क्या है, समझो वो रिवोकेशन कंप्लीट हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है। ऐसे लिखो, रूल लिखो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। देन आफ्टर उस क्वेश्चन का डिसीजन लिखो। जैसे क्वेश्चन है इसमें कि भाई आपने कोई स्पेशल कंडीशन लगाई है कुरियर वाले ने या किसी ने भी ऑफर के साथ, तो वो कंडीशन आपको एडवांस बतानी है ना। एक बच्चे का एडमिशन हो जाने के बाद, एडमिशन फीस आ गई, बच्चे का एडमिशन हो गया, हम उसके बाद कोई कंडीशन ऐड कर सकते हैं क्या? उसके बाद उसको कहें कि नहीं तुझे वो तिलक लगा के आना है, सही है क्या? नहीं ना, पहले बताना होगा। अगले के पास चॉइस है, एक्सेप्ट करे उस कंडीशन को कि नहीं। और दूसरी बात, जैसे वो ड्राई क्लीन वाला केस भी था, या कोई जैसे रेलवे पे माल आता है लोगों का ना, रेलवे स्टेशन पे माल आता है, वो जो सामान आता है बल्क में, वो रेलवे स्टेशन पे तो इतनी जगह है नहीं कि वो स्टोर रूम में रख लें। वो आप देखो कभी जाके लोकल में भी प्लेटफॉर्म पे ही पड़ा होता है। जिनका माल है वो इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, भाई साहब ले जाओ, हमारे पास इतने बड़े स्टोर रूम थोड़ी हैं कि हम इसे संभाल लें, प्लीज़ आप इसे अपने सामान को क्या है टेक ओवर कर लो, हमारा टेंशन खत्म। तो इस तरह की सिचुएशन होती कई बार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बंदा लेके नहीं जाता, तो रेलवे ने कंडीशन लगा रखी है बुकिंग के वक्त कि अगर आपने अपना सामान नहीं लिया ना तो रोज का 1000 चार्जेस लगेंगे। क्योंकि रेलवे को क्या करना पड़ेगा, उस माल को उठा के किसी प्राइवेट वेयर हाउस में डालना पड़ेगा। एक रियल लाइफ में केस हुआ, देखना क्या हुआ। किसी के हॉर्सेस आए थे ट्रेन से, हॉर्सेस ट्रेन पे लोड होके आ गए ना वो बोगी में। अब वो जब हॉर्सेस पहुंच गए तो बंदे को इन्फॉर्म कर दिया अभी अपने हॉर्स ले जाओ, बंदा लेने ही नहीं आया, लेके जा ही नहीं रहा। रेलवे वाले क्या है, एज अ बेली, किसी की अमानत है संभाल के, उसको ये भी नहीं खुले छोड़ दो, हम क्या करें। ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है कि रेलवे कहे जी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, आपके हॉर्स नहीं मिलेंगे, शाम को ले जाओ नहीं तो कल को हॉर्स नहीं मिलेंगे। इतना अनरीजनेबल कंडीशन भी तो नहीं लगा सकते, बहुत अनरीजनेबल है, ये घोड़े ही गायब। तो रेलवे ने क्या किया, बंदे को इन्फॉर्म कर दिया, वो लेने आया नहीं, रेलवे परेशान है। रेलवे ने क्या किया, उन हॉर्सेस को किसी स्टड फॉर्म, जो स्टेबल कीपर होता है स्टड फॉर्म चलाता है, उसके पास छुड़वा दिए वो घोड़े कि भाई हमें तो क्या पता इसको क्या खाना खिलाना है, पता लगे आपको पता ही, नॉलेज ही नहीं वो क्या खाता है। मान लो गाय को आप समोसा खिलाओगे, खा लेगी? गाय को कचौड़ी समोसा तो आपको पता ही नहीं, हुई मैं तो बड़े यार इतनी टेस्टी उस मेन हलवाई से लेके आया हूँ, पर वो नहीं खाती, आपको पता होना चाहिए वो क्या खाएगी। तो आपने वो हॉर्सेस छुड़वा दिए स्टड फॉर्म पे। स्टड फॉर्म वाला कहता मैं किराया लूंगा भैया, मैं खिलाऊंगा, केयर करूंगा। तो जब वो बंदा आया तो उससे स्टड फॉर्म का किराया मांगा गया। भी वो बंदा जिसने मेंटेन किया 2 दिन 1 दिन 3 दिन जो भी, वो कहता मैं क्यों दूं, देना बनता है, देना बनता है। ये कोई अनरीजनेबल अमाउंट थोड़ी है कि भाई ये कह दे घोड़े ही गायब, तेरे को घोड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें पहले बता देनी चाहिए रेलवे को भी। अब देखो शिप से माल आता है फॉरेन से, वो शिप के डॉक पे होता है। अब शिप के डॉक से माल ना उतारोगे तो शिप जाएगा कैसे वापस, आपके लिए रुका रहेगा क्या? मान के चलो, तो वो क्या है चार्जेस लगाते हैं, वो ना उतार के माल किसी वेयर हाउस में रखवा देते हैं, वहां पे हार्बर पे जहां पे माल उतरता है, उसका किराया फिर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिलीवरी लेने में क्या कर दिया, डिले। तो अगलों को निगरानी करनी पड़ी, खर्चा। तो कंडीशन ड्राई क्लीनर भी जोड़ सकता है, पर वो कंडीशन पहले बताए बुकिंग के वक्त, और कंडीशन पर्ची पे फ्रंट पे लिखी है बुकिंग स्लिप पे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बैक साइड लिखी है तो आप फ्रंट पे लिख दो प्लीज सी ओवरलीफ, ऐसे लिखा होता है ना सी ओवरलीफ, या बैक साइड देखो।
और ठीक है बैक साइड कंडीशन है, पर वो भी ऐसे नहीं होनी चाहिए अनरीजनेबल कि आपको जी 2 दिन में ले गए कपड़े ठीक है वरना कपड़े वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। आप ये कह लिख सकते हो कि इतने दिन में ले जाओ वरना उसके बाद संभालने के चार्जेस लगेंगे रोज के इतने रुपए, या फिर कल को गुम हो गया हमसे तो हम तो इतने पैसे देंगे, बस परसेंटेज बता दो, थोड़े तो कम करोगे ही आप भाई हम, ताकि बंदे के मन में क्या बन जाए एक डर। वो टाइम पे अगर ये रूल ना बनाए तो सपोज सिद्धांत ने क्या सोचा, कपड़े ड्राई क्लीन करवा के सीजन ऑफ हो गया, कहते क्या घर लेके जाने हैं, जगह घर में रखने की होती नहीं, खराब ही होंगे, चलो अगले सीजन में जरूरत है यही संभले रहने दो, अगले सीजन में आके ले लूंगा। तो वो किस किस के कपड़े संभालें, तो उनको थोड़ी कंडीशंस तो लगानी पड़ती हैं, नहीं तो कोई लेके नहीं जाएगा। रीजनेबल हो, ऐसे कहना ठीक नहीं कि 2 दिन में ले गए वरना वापस नहीं मिलेंगे, ये गलत है, ठीक है ना। तो चलो आपको लो लिखना है, देन आफ्टर अपना कंक्लूजन देना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स ने एडवर्टाइज किया न्यूज़पेपर में कि 1 लाख मिलेगा उसको जो उसके मिसिंग सन को ढूंढ देगा, उसका बेटा गायब है, जो उसको ढूंढ देगा उसे 1 लाख रुपए मिलेगा, वो ये कह रहा है। तो आपको बताना है वेदर वाई इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, क्या वाई को रिवॉर्ड मिलेगा। ही डिडंट नो अबाउट द रिवॉर्ड, ऐसा है, अवार्ड के बारे में जानता नहीं मिलेगा। इधर जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है वाई के नहीं कर सकता। वाई ने बच्चा ढूंढ लिया, वो कह रहे हैं नहीं कर सकता, नो। अब आपको यह भी बताना है क्यों नहीं कर सकता, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने लिख दिया नो ही कांट क्लेम इट। यस, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। आप ये रूल लिखो कि ऑफर वही आदमी एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर कम्युनिकेट हुआ हो। जब आपको ऑफर ही नहीं मिला हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। फिर एक बच्चा बोलता है सर जनरल ऑफर तो सबको ही होता है, तो भाई जनरल होता है तो सभी दुनिया को है, पर कोई सुने तो सही, क्या वाई ने वो खबर सुनी न्यूज़पेपर की, नहीं ना। जब उसे ऑफर ही नहीं मिला तो हाउ कैन ही एक्सेप्ट इट, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और बिना सुने उसने बच्चा ढूंढा, वोट ऑफ थैंक्स में सामने वाला थैंक्स कर देगा, इनाम देना सामने वाले एक्स की मर्जी दे ना दे, वाई बाय लॉ नहीं ले सकता। पूरा सेंटेंस आपको बताना है। सेकंड सिचुएशन में अगर वाई जानता था इस रिवॉर्ड के बारे में, यानी कि उसने सुन लिया, तो ये कौन सा ऑफर है लिख देना, ये न्यूज़पेपर का ऑफर है, पब्लिक। और पब्लिक में कौन, एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, दुनिया में कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो वाई ने वो न्यूज़पेपर का रिवॉर्ड वाला ऑफर सुना, देन आफ्टर उसने बच्चा ढूंढा, तो वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है, रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। ये चीज आपको बतानी है, यानी साथ में आपको लॉ की लैंग्वेज भी बता दो भी ये रूल ये होता है। इससे नहीं काम चलेगा। आपने फर्स्ट केस में कह दिया नो ही कांट क्लेम इट, सेकंड में लिख दिया यस ही कैन क्लेम इट, बस आपको ठीक तो लिखा है आपने, आंसर है ये, लेकिन आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप अपनी पूरी स्टेटमेंट दो, यानी उसका लॉजिक बता दो साथ में, वरना आपको मार्क्स वो कम अलॉट करेगा। क्लियर है ना ये बात, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है। चलो सेकंड क्वेश्चन, एक्स ने अपना कोट वाई को दिया ड्राई क्लीनर को, किस लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए, और उसको रिसीट मिली। ऑन द बैक ऑफ रिसीट लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, कंडीशन प्रिंटेड थी बैक पे कि लायबिलिटी ड्राई क्लीनर की होगी 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स। विकल्प को गुम गम हो गया तो हम सिर्फ 80% देंगे, 20% नहीं देंगे। ये सामने वाले मन में डर बनाने के लिए भी 20%, मान लो वो 1000 रुपये की चीज़ है, आपका 20% लॉस, हमें मत कहना। या आप ऐसा लिख देते कंडीशन के लेट ले हुए, आप नहीं लेके गए तो हम क्या इतने चार्ज लेंगे, ऐसा कुछ उसने लिख दिया। विकल्प को गुम गम हो गया तो हमें क्या कंडीशन लिख दी 80% देंगे। एक्स नेवर लुक एट द बैक साइड ऑफ द रिसीट, एक्स ने स्लिप के बैक साइड वो कंडीशन नहीं पड़ी। एक्स कोट गुम गया, एक्स का कोट, और एक्स क्लेम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोट, पूरे पैसे वो किससे मांग रहा है, ड्राई क्लीनर से। आगे पढ़ो क्या कहता है, डिस्कस करो पोजीशन क्या होगी अगर इफ ऑन द फेस ऑफ रिसीट, फेस जो रिसीट थी उसके फेस पे लिखा था कि सी बैक वर्ड प्रिंटेड इन इंग्लिश, तो उसमें लिखा था सी बैक, यानी बैक साइड देखो, उसने देखा नहीं, फ्रंट पे लिखा था सी ओवर लीफ सी बैक, और उसमें लिखा था कल को गुम हो गया तो ले जाओ इतने टाइम में, कल को गुम हो गया तो हम ओरिजिनल वैल्यू का कितना देने के लिए लायबल है, 80। वो वाई कहता है, जो सामने वाला पर्सन है कहता मैं तो पूरे लूँगा,
क्या कहते हो? एक्स, एक्स कह रहा है, एक्स कह रहा है, एक्स है जिस कस्टमर, एक्स कह रहा है मेरे को तो पूरे कोट दो। वाई कौन है? ड्राई क्लीनर। वाई कहता है जी हमने तो कंडीशन लिखी थी, हम तो 80% देंगे। एक्स कह रहा है मेरे को पूरे पैसे दो, क्या कहते हो? 80 ही मिलेगा। ये एक्स पूरे पैसे मांग रहा है, पूरे पैसे मांग सकता है 80%। आंसर आ रहा है ऑनलाइन जो लोग हैं वो कह रहे हैं 80%। देखो आप सही कह रहे हो। एक स्टूडेंट कहता है सर ये तो अंडरस्टूड है, भी कंडीशन लिखी है उसे पढ़ना चाहिए। ऐसा है, कंडीशन अगर स्लिप के बैक साइड कुछ नहीं, फ्रंट पे है सारी बात, वहां कंडीशन लिखी है तो एज्यूम करके चला जाता है कि सामने वाले ने कंडीशन पढ़ ली। लेकिन अगर उसके बैक साइड लिखी है ऐसे, तो आप थोड़ा सा उसको रेफरेंस तो दो ना। सी ओवरलीफ, जैसे आप पेज पे PTO लिख देते हैं, ऐसा है ना, पेज टर्नओवर, ऐसे। तो इस तरह उसने लिखा तो ड्राई क्लीनर अपनी जगह सही है, उसने लिखा सी बैक लिखा। अब बार ने नहीं पढ़ी तो बार की प्रॉब्लम। और कंडीशन भी क्या है, ये थोड़ी कह रहा है वो कोट गुम गया, जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वो यही कह रहा है 20% काटूंगा, मतलब 20% कम मिलेगा, मेरी लायबिलिटी 80 की होगी। तो ये बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल भी नहीं है। तो ये क्या मिल जाना चाहिए, 80% देना पड़ेगा ड्राई क्लीनर को कि 80%। ड्राई क्लीनर इज लायबल टू पे ओनली 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ कोट, जो कोट की वैल्यू का 80% देने के लिए वो लायबल है। ये अपन रिवोकेशन कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, वहां था स्पेशल कंडीशन वाला ये टॉपिक पढ़ा था। यस, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। कहता है एक्स और मिसिज एक्स ने रूम हायर किया होटल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता फॉर अ वीक, जब वो रूम व्हेन दे एंटर द रूम ऑफ होटल आफ्टर द बुकिंग एट द काउंटर, दे फाउंड अ नोटिस ऑन द वॉल ऑफ बुक्ड रूम डिस्क्लेमिंग द ओनर्स लायबिलिटी फॉर damages, loss of theft of article. Okay, some of their X and Mrs. X item were stolen. क्वेश्चन समझे? पहले आप ये बताओ, ये क्वेश्चन समझे आप? क्या रिप्लाई लिखा आपने? हाँ जी, होटल गुम हुई चीजों के पैसे देने के लिए लायबल है या नहीं? है लायबल। जो लोग ऑनलाइन है वो क्या कहते हैं? होटल इज लायबल टू पे द होल अमाउंट ऑफ मिस्टर एंड मिसिज एक्स। लायबल है या नहीं? ये कह रहे हैं, एक आंसर आ रहा है, केवल कह रहे हैं एक्स और मिसिज एक्स को पूरा लॉस बेयर करना पड़ेगा, होटल लायबल नहीं है। फिर पारुल कह रही है होटल लायबल है, भूषण कह रहे हैं होटल लायबल है। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ऑनर लायबिलिटी, बिकॉज वो कह रहा है स्पेशल कंडीशन इन्फॉर्म कर दी गई थी पहले ही। सौरभ कह रहे हैं नहीं मिलेगा गुम हुए सामान का पैसा एक्स और वाई को, भूषण कह रहे हैं मिलेगा। फिर दो आंसर और आ रहे हैं, अरविंद कह रहे हैं होटल लायबल है, लवप्रीत कह रही है होटल लायबल है। लायबल है? क्यों लायबल है होटल? बिल्कुल, मेन इसमें बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वो होटल के वो बुकिंग के ऊपर नहीं लिखा, बुकिंग के वक्त नहीं लिखा, होटल काउंटर पे बुक हो गया। जैसे अपन होटल बुक करते हैं, गए अपन ने रेट वेट की बात की, होटल बुक हो गया। होटल बुक होने के बाद जब वो रूम में गए की लेके अपना रूम, वहां दीवार पे चिपकाया हुआ, हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, तो ये गलत बात है। ये कंडीशन बुकिंग के वक्त बताओ ना, अब तो बुकिंग होगी, अमाउंट पेड हो गया, अब आप कह रहे हो कि भी जिम्मेवारी अपने सामान की खुद होगी, तो होटल क्यों नहीं जिम्मेवार? तुम्हारा होटल है, किराया ले रहे हो, ठीक है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप हमारे सामान की क्या करो, केयर। और गुम हो गया तो होटल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़वाना चाहता है, गलत बात है। ये बाद में बताएगी कंडीशन है, रूम के अंदर चिपकाया गया वो पेपर जिस पे लिखा है होटल इज नॉट लायबल फॉर द लॉस और अमाउंट ऑफ द वैल्यूएबल स्टॉलन। ये गलत है। ये स्पेशल कंडीशन कब बताई गई? बाद में, काउंटर में बुकिंग होने के बाद, रूम में जाने के बाद। तो ये गलत है। कंडीशन कब बतानी चाहिए थी? एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जब आप होटल में एंट्री कर रहे थे तब। इसलिए होटल लायबल है। मेन बात इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में ये वाली है कि रूम के अंदर लिखी थी कंडीशन, होटल काउंटर की बुकिंग पे नहीं। इसलिए होटल को कंडीशन जो है इस तरह की सर्टेन कंडीशन पहले बतानी चाहिए थी, नहीं बताई उन्होंने। समझ आया ये? ओके, यस। भूषण कह रहे हैं कंडीशन बाद में बताई गई है, बिल्कुल सही। मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में यही था। चलो क्वेश्चन नंबर 4। एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेचा, बट दिस फैक्ट वाज नॉट नोन टू द ओल्ड कस्टमर जेड।
अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स ने अपना बिजनेस, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अपना बिजनेस किसको बेच दिया, वाई को। और ये बात एक पुराना कस्टमर जेड नहीं जानता था कि एक्स ने दुकान किसको बेच दी है, वाई को। जेड कस्टमर था एक्स का, उसे नहीं पता था। जेड ने अपना ऑर्डर किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। जेड प्लेस एन ऑर्डर फॉर सर्टेन गुड्स टू एक्स बाय द नेम, अपना नेम बता के उसने एक्स के नाम से ऑर्डर दिया। ऐसे बाय द नेम ऑफ एक्स क्या लिखा होगा, डियर एक्स प्लीज प्रोवाइड मी सर्टेन गुड्स एट द रेट ये वो। आपने ऑर्डर किसको दिया, एक्स, एक्स का नेम, बाय द नेम ऑफ एक्स ऑर्डर दिया। लेकिन वाई ने वो सामान जेड को सप्लाई कर दिया, यानी वो दुकान पे कौन बैठा था, अब एक्स ने दुकान किसको बेच दी, वाई को। अब दुकान पे वाई था, जेड ने एक्स का नाम लिख के ऑर्डर दिया कि मुझे ये सामान चाहिए, पर सामान कौन सप्लाई कर रहा है, वाई। ओके, कहता है वाई सप्लाइड द गुड्स टू जेड, इज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये सप्लाई बाय वाई वैलिड है। वेदर वाई कैन कंपेल जेड टू एक्सेप्ट द गुड्स, अब मान लो जेड कह दे मैं नहीं लेता गुड्स, तो क्या वाई केस कर सकता है जेड पे कि नहीं। आंसर आ रहा है नहीं कर सकते जेड के ऊपर केस सामान लेने के लिए, क्योंकि ऑफर एक्स को है ना कि वाई को। एक आंसर ये आ रहा है। भूषण कह रहा है नहीं कर सकते वाई पे केस, आप क्या कह रहे हैं, सॉरी जेड पे। वाई जेड को कंपेल कर सकता है कि सामान लेना पड़ेगा, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, हाँ अगले ने ऑफर किसको किया, एक्स को। तुम कौन हो, कहते हैं यार बात तो वही है, मैंने खरीद ली दुकान, खरीद ली हो, डीलिंग का फर्क नहीं होता क्या, डीलिंग का फर्क है। अब मेरे इंस्टीट्यूट पे मुझे लोग जानते हैं, मान लो ठीक है, फोन पे वो बात मुझसे करते हैं, तो अगला फीस दे गया तो ये समझ के ना कि यहाँ पे ये वाले सर हैं। अब बाई चांस कोई और कह दीजिए अब हम आ गए इधर, तो गलत है ना। अगला कहता है मैं तो इससे डील करना चाहता था, ठीक है ना। तो इसलिए जो वाई है वो एक्स को इसको कौन है, जेड को कंपेल नहीं कर सकता सामान लेने के लिए। जेड कहता है ऑफर हैज बीन गिवन टू एक्स, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। बाकी ऑप्शन है, जेड को अगर सामान पसंद है, जेड को लगता है सामान वही है जो मैं चाहता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो लेना चाहे ले ले, वॉइडेबल है। ऑप्शन किसके पास है, जेड के पास। एक्सेप्ट करके पैसे दे दे और वेदर ही कैन रिजेक्ट इट, उसके पास ऑप्शन है जेड के पास। वाई कांट कंपेल जेड, क्योंकि ऑफर हैज नॉट बीन गिवन टू द वाई, वाई को ऑफर नहीं था। क्लियर, समझ आया कंसेप्ट ये कि भाई ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है टू हुम ऑफर इज मेड, अदर वन कांट एक्सेप्ट इट। वो टीचर वाला और सारे एग्जाम्पल पढ़े थे कि जब ऑफर किसी और को है, जैसे वो स्पेसिफिक ऑफर नहीं पड़ा था कि ऑफर राम को कहा भी ये चीज तू देगा मैं तेरे को इतने दूंगा, राम ना दे के श्याम कहे कि मैं दे देता हूं, तो गलत बात, तुझे ऑफर ही नहीं दिया हमने, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। समझ आया, सब नया सा मटेरियल है, मतलब थोड़े क्वेश्चन नए से दिए हैं आपको, ठीक है। फिर वही कह रहा हूं, आएंगे वही जो आपको बुकलेट में मिले हैं। ये तो आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। कई बार क्या है वो पढ़ पढ़ के आप सेम से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप फटाफट दे दोगे अगर वही क्वेश्चन देंगे, तो थोड़ा पढ़ने मौका मिलना चाहिए आपको रीड करने का। चलो, एक्स ऑफर टू सेल 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड टू वाई एट सर्टेन प्राइस। कल इंटर 1 का पेपर भी था, तो 1-2 बच्चे तो कहते जी हमने तो 2 to 5 टाइमिंग रहता है, 4:30 पे कर लिया। और 1-2 बच्चे कह रहे हैं कहते जी पेपर सारा इजी था, आता था, टाइमली पूरा नहीं हुआ। जो ये टाइमली पूरा नहीं हुआ, कुछ रह गया, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने रिवाइज कम किया है। पर होता क्या है कि आप जब क्वेश्चन करने लगते हैं, आप सोच सोच के कंसेप्ट सोच सोच के कर रहे हैं, और अगर आपने 2-2, 3-3 बार सिलेबस पढ़ लिया है, अच्छे से रिवाइज कर लिया है, टेस्ट वेस्ट के वक्त भी आपने दोबारा पढ़ लिया है, क्या होता आता ही है, तो आता ही है, पढ़ती नहीं। अब दोबारा पढ़ो, दूसरी बार पढ़ा जाएगा, तीसरी बार पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ते ही आपको याद है जो अच्छा है ये क्वेश्चन ही वही है। 2-3 स्टूडेंट है, मैंने उनको फोन किया, वो कहता है हाँ जी सर रटे पड़े थे, क्वेश्चन ही ऐसे रटे पड़े थे, क्वेश्चन ऐसे थे, कहता खटाखट कर दिए, आधा पौना घंटा पहले ही पेपर कंप्लीट कर दिया। अब वही बात है, जिन्होंने एक बार पढ़ा सिलेबस, खास रिवाइज नहीं किया, टेस्ट बोला तब भी नहीं किया, तो वहां पे उनको टाइम वेस्ट हो जाता है। वो सोच सोच के करते हैं, थोड़ा इधर हेल्प ले ली, एक पॉइंट नहीं आता, सारा क्वेश्चन आता है, इधर से हेल्प ली, उधर से हेल्प, फिर रुक रुक के करोगे ना, जब आप सोच सोच के, टाइम तो चाहिए ना फिर, और इस तरह धीरे धीरे टाइम वेस्ट होता होता पेपर लेंदी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। सारे क्वेश्चन बुकलेट्स के थे जो हम इंटरमीडिएट को बुकलेट से एज इट इज, बीच में 2-3 टेस्ट लिए थे, 2 क्वेश्चन तो वो टेस्ट वाली एज इट इज थे। तो बच्चे को वही चीज है, प्रैक्टिस
टीचर का काम है सिलेबस करा दिया, ठीक है, आप तो फिर भी चलो टाइम मिल गया, आप रिवाइज भी कर रहे हैं, चलो टेस्ट भी चल रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। टेस्ट बोला पढ़ता है नहीं, वो कहता कोई नहीं आता ही है। तो वही है, एक बार पढ़ा और एक बच्चे ने 3 बार पढ़ लिया वही चैप्टर, और दूसरी बार में थोड़ा एक आधे कन्फ्यूजन है, वो थोड़ा देखेगा भी मेरा क्यों गलत हुआ, तीसरी बार में और पढ़ेगा तो वो वाली जो गलती आ रही थी वो नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम है। ज़्यादा पढ़ो, जितना भी टाइम मिलता है जल्दी से जल्दी रिवाइज करो। आप जैसे एक चैप्टर जो है पहले आपने 6-7 दिन में किया, फिर रिवाइज आप 2 क्लास में कर रहे हैं, मान लो 2 घंटे में, फिर एक पेज ही बदलते चलो। आप हो सकता है आधे पौने घंटे में रिवाइज कर लो, एक आधा क्वेश्चन देख लिया, आप करके देखने की बजाय सॉल्यूशन आपके पास है, रख के मैच कर लो अपनी नोटबुक से, सारा कर करके देखने की बजाय। तो ये चीज़ आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन कितने अच्छे से इस पे होल्ड है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक्स ने 2 प्लॉट लैंड के वाई को ऑफर किए, प्राइस बता दिया 2 प्लॉट का। वाई ने एक्सेप्ट किया 1 प्लॉट का ऑफर कि हाँ मैं 1 प्लॉट खरीदूंगा। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच? 2 प्लॉट का ऑफर किया बंदे को, ये रेट है, वो कहता मैं तो एक ये वाला खरीदूंगा। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में? हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है कुछ कह रहे हैं नो ये काउंटर ऑफर है, ये सही नहीं है, काउंटर ऑफर है काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर है। जब मैं 2 बेचना चाहता हूं तो एक, अपा तो कह रहे हैं भैया हमारा तो ये रेट है 2 का है, हम फिर 1 के लिए बंदा और ढूंढेंगे क्या ना। उसने कहा 1 लेना है, हाँ अब आपका मन करता है ठीक है चल 1 तो बेचो, वो आपकी मर्जी के सामने वाले के 1 प्लॉट का ऑफर आप एक्सेप्ट कर लो, वो आप पे क्या है इम्पोज नहीं कर सकता 1 प्लॉट वाली बात। समझ आई बात? तो ये कह रहा है इट्स अ काउंटर ऑफर। ओके, तो y के पास ऑप्शन 1 प्लॉट का उसने दिया है, x के पास ऑप्शन है इस ऑफर 1 प्लॉट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इट्स अ काउंटर ऑफर। क्लियर? नेक्स्ट 6, x ने डोनेट करने के लिए 10,000 रुपये मंदिर की रिपेयर के लिए प्रॉमिस किया कि मंदिर की रिपेयर के लिए मैं 10,000 रुपये डोनेट करूंगा। x ने अभी दिए नहीं है पैसे मंदिर की रिपेयर के लिए। कैन द ट्रस्टी रिकवर द प्रोमिस अमाउंट फ्रॉम एक्स? क्या मंदिर ट्रस्ट जो बोर्ड है, मंदिर बोर्ड ट्रस्ट जो है, क्या वो ट्रस्टी एक्स से वो 10,000 रुपये ले सकते हैं? अगर उन्होंने कोई लाइबिलिटी इनकर ही नहीं की, एक्स के वादे के बेस पे उन्होंने खर्चा किया ही नहीं, तो क्या वो ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? एक आंसर आ रहा है एक्स लायबल है पैसा देने के लिए। लायबल है क्या एक्स? उन्होंने लाइबिलिटी इनकर ही नहीं की, उसने तो कहा ही है। हाँ पहले वाले पॉइंट पे हूं अभी मैं, लायबल नहीं है। हाँ क्योंकि आपने खर्चा ही नहीं किया ना। मंदिर वालों को मैं क्या है, अभी प्रसाद बांट दो, आज का प्रसाद जो होगा खर्चा मैं दूंगा। मंदिर वालों ने प्रसाद ही नहीं बांटा, क्योंकि भक्त लोग इतना प्रसाद ले लेके आगे होता है ना कई बार, मेरा बांट दो किसी ओकेजन पे। तो मंदिर वालों ने सोचा पहले ही इतना फालतू प्रसाद हुआ पड़ा है, ऐसे क्या फालतू में, उन्होंने प्रसाद ही नहीं मंगवाया। मेरे को कह रहे सर आपने वादा किया था 10,000 रुपये दूंगा, वो तो दे दो, फिर काम आ जाएंगे मंदिर के। क्या मैं लायबल हूँ? नहीं लायबल, क्योंकि उन्होंने मेरे कहने के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी अपनी उनकी इनकर हुई ही नहीं। मेरे कहने के अकॉर्डिंग प्रसाद खरीद लिया होता तो उनकी लायबिलिटी इनकर हुई, तो वो मैं देने के लिए लायबल होता। जब उनका पैसा ही नहीं लगा तो मेरे से डिमांड कैसे कर सकते हैं? मैंने तो रिपेयर के लिए कहा था, रिपेयर हुई ही नहीं, जब खर्चा ही नहीं हुआ तो हम लायबल नहीं है, तो ट्रस्टी नहीं मांग सकते, ये बात है, क्यों लायबिलिटी इनकर ही नहीं हुई। सेकेंड, अगर उन्होंने लायबिलिटी हमारे प्रॉमिस के फेथ पे रिपेयर करवा ली, लायबिलिटी इनकर होगी, वो क्लेम कर सकते हैं। यस दे कैन क्लेम द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर फ्रॉम एक्स, ले सकते हैं, सेकंड में ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लायबिलिटी इनकर कर दी। क्या एक्स ये नहीं कह सकता मुझे क्या मिला है कंसीडरेशन? नहीं कह सकता। क्यों? ये सेक्शन 25 का एक्सेप्शन है। बता देना कि भाई चैरिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना इस तरह के, आपने वादा कर दिया, मंदिर वालों ने उसके अगेंस्ट लायबिलिटी इनकर कर दी, तो आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो आप ये को आगे से मुझे विदाउट कंसीडरेशन है, मुझे कुछ नहीं मिला। ये एक्सेप्शन था नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का, लिख देना ये बात साथ में एग्जामिनर को। ओके, सेवंथ,
एक्स ने 50,000 रुपये अपने नेबर की वाइफ को गिफ्ट दिया है बाय एग्जीक्यूटिंग अ रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड। रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड लिख दिया, पड़ोसी की वाइफ को गिफ्ट दे दिया, और बिना कुछ, गिफ्ट तो बिना कुछ ही होता है, गिफ्ट में कुछ लिया थोड़ी जाता है। क्या कहता है? कहता है देयर इज नो नियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। वाई की वाइफ जो है, एक्स और वाई कोई ऐसा नहीं है कि ब्रदर है या कुछ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। क्या ये वैलिड गिफ्ट है? क्या बाद में डिस्प्यूट होने पे वो वाई से या वाई की वाइफ से गिफ्ट वापस मांग सकता है? कल को डिस्प्यूट होगा, कहता वापस दो, नहीं, क्या कहोगे, क्यों नहीं मांग सकता? लव एंड अफेक्शन तो है ही नहीं। आप कह रही है तो लव एंड अफेक्शन है, वो क्वेश्चन में कह रहे कोई नियर रिलेशन नहीं, वो लव एंड अफेक्शन के लिए कोई रिलेशन चाहिए, ऐसा है ही नहीं कोई, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है, नहीं है। तो ये कंप्लीटेड गिफ्ट का मामला है, भूल गया आप? कंप्लीटेड गिफ्ट भी है उसमें एक टॉपिक। सेक्शन 25 कहता है कोई रिलेशन नहीं चाहिए, जो गिफ्ट दे दिए वो दे दिए, ये गिफ्ट से पहले, देने से पहले सोच लो, ठीक है? ये गया तो मतलब गया, इसके लिए आप क्या है बाद में क्लेम बैक नहीं कर सकते। ये सेक्शन 25 में अलग टॉपिक था, कंप्लीटेड गिफ्ट, जो गिफ्ट दे ही दिया, अब उसके बताया नहीं था, आपके बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे गया, विश करता है, उसके बर्थडे पे आपको याद तक भी नहीं है, विश नहीं किया, गिफ्ट तो दूर की बात है, तो क्या आप उससे जाके पहले वाले गिफ्ट जो दिए वापस मांग सकते हो? नहीं। लोग कहते हैं जो गिफ्ट गए गए, गिफ्ट तो भूल जाओ, बस अपना कुछ है, ये नहीं कि भाई कभी किसी को रिस्ट वॉच दे दी, उसको बार बार देखना ये मेरी दी हुई है ना, भूल जाओ, भूल जाओ, गिफ्ट गया तो गया, उसके लिए कोई कंसीडरेशन नहीं चाहिए और उसके लिए कोई रिलेशन भी नहीं चाहिए। गिफ्ट तो लोग शादियों में जाके देते हैं और देते हैं, बर्थडे पे देते हैं, गए तो वो गिफ्ट गए, वादा थोड़ी है वो। लव एंड अफेक्शन का रूल तो कब लगाना, जो वादा करता था तेरे को तेरी शादी पे ये दूंगा, या तू पेपर पास करेगा ये दूंगा, बच्चे पेरेंट्स को, भाई भाई को, ऐसे होता है ना, लव एंड अफेक्शन होता है उनके बीच में, उसको मोटिवेट करने के लिए वादे। या तो गिफ्ट दे दिया तो दे दिया, गया, अब ये वापस नहीं ले सकते, कंप्लीटेड गिफ्ट का मामला है, यस, अब वापस नहीं ले, यानी ऐसा है, एक तो आंसर ये लिखना कि नहीं ले सकते, बात खत्म, और एक लिखना क्यों। आप लिखो ना सेक्शन 25 में कंप्लीटेड गिफ्ट है, इवन कोई कंसीडरेशन अदर साइड से ना भी आए, कोई रिलेशन ना भी हो, जो गिफ्ट कंप्लीटेड हैं, दे दिए गए हैं, वापस नहीं मांगे जा सकते, ये वर्डिंग दो आप वहाँ पे, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर? अब देखो आपको जो बुकलेट दी उसमें जो आंसर लगे थोड़े बड़े बड़े लगे हैं, इसीलिए लगे हैं, पहले एक्सप्लेनेशन दे दी कि रूल क्या है, देन आफ्टर एंड में एक लाइन दे दी कि दैट्स व्हाई ही कांट क्लेम बैक द अमाउंट ऑफ गिफ्ट। ओके। 8th, एक्स एक एजेंट है, रिफ्यूज टू हैंड ओवर द अकाउंट बुक्स ऑफ वाई। एक्स वाई का एजेंट है, उसके कब्जे में क्या है, वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट है। कहता है द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है वाई, to new agent appointed in his place unless the principal release from all liability him from all liability। क्या था, पुराना अकाउंटेंट या एजेंट कौन है, एक्स को हटा के वाई ने क्या किया, कोई नया एजेंट रखा होगा, तो एक्स को कहा होगा कि ये बुक्स सारा रिकॉर्ड तू हमारे नए एजेंट को दे दे, भी तेरी छुट्टी। एक्स कहता मैं तो देता नहीं नए एजेंट को ये बुक्स, प्रिंसिपल को कह रहा है, कहता पहले मुझे क्या है फ्री करो, लिख के दो कि मैं आज के बाद किसी भी पुराने काम के लिए लायबल नहीं हूँगा, या मैंने आपको जो पैसा देना है मैं नहीं दूंगा, मैं सारी लायबिलिटी से क्या हो गया, फ्री, आप ये डिस्चार्ज करो मेरे को, मैं नहीं देता नहीं तो बुक्स। कहता है प्रिंसिपल को रिलीज डीड लिखना पड़ा एज डिमांडेड बाय एजेंट, एजेंट मांग रहा था ना रिलीज कर दो मेरे को, पेपर पे लिख के देना पड़ा रिलीज डीड रजिस्टर्ड पेपर पे कि तू आज के बाद जिम्मेवार नहीं होगा किसी भी पुराने काम के लिए, एजेंट को लिख के देना पड़ा। क्यों, बुक्स वापस लेनी थी, बुक्स कब्जा करके बैठ गया वो। आगे पढ़ो, इज द रिलीज डीड बाइंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल ने जो रिलीज डीड दिया है एजेंट को, इसके लिए प्रिंसिपल बाइंड है। और पढ़ो, क्या प्रिंसिपल कोई एक्शन लेना चाहे, एजेंट ने कुछ गलत किया उसका एक्शन ले सकता है एजेंट पे, पुराने एजेंट पे, इवन उसने रिलीज डीड दे दिया लायबिलिटी से, तू आजाद है। मान लो रिलीज डीड दे दिया मालिक ने, बाद में पता लगा एजेंट ने पुराने ने पैसे खा लिए हैं, धोखा कर दिया है, तो आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते क्या? क्या कहते हो, ले सकते हैं एक्शन के नहीं? केवल और भूषण कह रहे हैं एक्शन ले सकते हैं क्योंकि आप पे कोर्शन यूज हुआ है,
एक आंसर आ रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, और अरविंद कहने अवॉइडेबल है क्योंकि कोर्शन यूज हुआ है। कोर्शन है क्या ये, या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या कुछ भी नहीं, या उस पर एक्शन नहीं ले सकते? ले सकते हैं, क्योंकि वाकई उसने क्या यूज किया है, कोर्शन। कोर्शन है ये, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं। कोर्शन बुक्स पे किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना भी क्या है, कोर्शन का पार्ट है। आपने किसी की प्रॉपर्टी क्या कर ली, डिटेन कर ली, रोक ली कि बुक्स नहीं दूंगा, अगले का लाखों का हिसाब किताब है बुक्स में, आपकी बुक्स नहीं दूंगा, पहले ये लिख के दो मेरे को कि आज के बाद कोई भी पुराने केस में मेरी लायबिलिटी बनी तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा, मेरे पे कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये गलत है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे कब्जा करके उसे लिखने के लिए ऐसा मजबूर किया है, तो ये गलत है। तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो, यस, क्योंकि आपका रिलीज डीड अंडर कोर्शन है, अवॉइडेबल है। आप रिजेक्ट करके उस एजेंट पे एक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक, कोर्शन है ये, बिल्कुल वॉइडेबल है। कोर्शन है मतलब वो प्रिंसिपल उस कोर्शन रिलीज डीड की परवाह ना करे, एजेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन बनता है तो आप ले सकते हैं। इससे रिलेटेड सेक्शन 15 है, 15 कोर्शन वगैरह उसमें कवर होता है। ये कंसेंट फ्री नहीं है रिलीज डीड देने की, सीधी बात। रिलीज डीड आपने इशू किया अंडर द कोर्शन, उसने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट डिटेन कर ली है, ये फ्री कंसेंट नहीं है। ओके, 9th क्वेश्चन, एक्स एक पुअर हिंदू विडो है, वॉज इन ग्रेट नीड ऑफ मनी, बेचारी विडो और उसको बड़ी सख्त जरूरत है पैसे की, टू स्टेब्लिश हर राइट टू मेंटेनेंस, ओके, वो मतलब मेंटेन होना चाहती है, अपनी लाइफ जीना चाहती है। शी टुक अ लोन ऑफ 1500 बेरिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 90% पर एनम, कर्ज ले रही है जिसपे इंटरेस्ट क्या है 90%, यानी लगभग 1500 के ऊपर लगभग 1300-1400 रुपए का इंटरेस्ट, डबल ही हो गया समझो। कह रहा है इज द ट्रांजैक्शन इज अनकॉन्स्टेबल, अनरीजनेबल है क्या, या कॉन्स्टेबल मींस अनरीजनेबल, क्या सामने वाला उस विडो से पूरा इंटरेस्ट मांग सकता है, अगर विडो इनकार कर दे तो क्या विडो पे एक्शन हो सकता है कि नहीं, आपको ये बताना है, हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। अगर विडो ना दे तो ट्रांजैक्शन इज अनरीजनेबल, इंटरेस्ट रेट पेनल्टी है, पेनल्टी बाय लॉ नहीं मिलती, ये कह रहे हैं, सही है, सही है, वो विडो लायबल नहीं, क्योंकि अमाउंट क्या है अनरीजनेबल। चाहे एडवांस में बता दिया था आपने कि इतना इंटरेस्ट है, तो भी आपने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। विडो है, हेल्पलेस है, उसके पास पैसा नहीं और इतना ज़्यादा अमाउंट, कोर्ट में कल को केस गया तो कोर्ट क्या है आपके फेवर में डिसीजन ना देके विडो के फेवर में देगा, और विडो को क्या देने को कहेगा, सिर्फ रीजनेबल अमाउंट, अनकॉन्स्टेबल अमाउंट नहीं, अनरीजनेबल नहीं, कौन सा, रीजनेबल देने को कहेगा कोर्ट। तो विडो से 90% इंटरेस्ट मांगा नहीं जा सकता। 10th अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इसका मीनिंग नहीं समझ आता कई बार, क्या क्या रहा है ये, पढ़ो। कह रहा लास्ट क्वेश्चन, एक वुमन फॉल्सली मिसरिप्रेजेंटिंग हर टू वाइफ ऑफ वेल नोन बैरन, मिलियनियर की वाइफ होने का फॉल्सली मिसरिप्रेजेंटेशन दे रही है, ऐसी कह रही है कि मुकेश अंबानी की वाइफ हो, और सामने वाला दुकानदार दुकान से कभी निकला ही नहीं, उसने नीता अंबानी और वो उनको देखा ही नहीं भी उसकी वाइफ कौन है। अरे चलो हमारी खुशकिस्मती है आप आगे दुकान में, ऐसा करके फॉल्सली कह रही किसी मिलेनियर की वाइफ हो, और 2 पर्ल नेकलेस ले लेती है फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ ज्वेलर, ज्वेलर से 2 नेकलेस लेती है, ऑन द प्रिटेक्स्ट, दिखावा कर रही है, बहाना बना रही है, प्रिटेंड करना मतलब प्रिटेक्स्ट, प्रिटेंडिंग कर रही है, ऑफ शोइंग देम टू हर हस्बैंड बिफोर बाइंग। ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, कह रहा है ज्वेलर से 2 नेकलेस देती है पर्ल के, क्या कह के, मैं रईस आदमी की वाइफ हूँ, शहर के किसी नामी आदमी का। अब ज्वेलर क्या है, अब इतना बड़े आदमी का नाम ले दिया, वो कहते हैं ये दे देंगे पैसे, इतने पैसे वाले लोग हैं। 2 नेकलेस ले लिए और प्रिटेक्स करती, दिखावा कर रही है, ऑफ शोइंग देम टू हर हस्बैंड बिफोर बाइंग, भी मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ खरीदने से पहले, खरीदे नहीं, उसको बिल्कुल नहीं कटा, वो तो प्रिटेंड कर रही है, दिखावा कर रही है मैं उसकी वाइफ हूँ। 2 नेकलेस ले लिए, क्योंकि ऐसे ना, वैसे खरीदना एक होता, एक ले जाती तो एक ही उसके हाथ में ठगी होती, वो 2-3-4 उठा लेगी, कहती जो पसंद आएगा रख लेंगे भाई साहब, ये लेके जा रही हूँ, वो साहब देखेंगे आप, इस तरह।
तो वहां से 2 नेकलेस लेगी कि उनको दिखाऊंगी अपने हस्बैंड को खरीदने से पहले। आगे पढ़ो। और उसने ये नेकलेस क्या किया, आगे जाके किसी ब्रोकर को क्या कर दिए, गिरवी कर दी आगे जाके, और गुड फेथ में बेचारे ने लाख रुपए उस लेडी को दे दिया। आगे उससे लेगी नेकलेस, किसी ब्रोकर को जाके नेकलेस क्या कर देती है, गिरवी रख देती प्लेज, और लाख रुपए ले लेती। उसको नहीं पता कहानी क्या है। सूट वॉज फाइल्ड बाय द ज्वेलर अगेंस्ट द ब्रोकर, ब्रोकर के अगेंस्ट ज्वेलर ने केस डाल दिया। ज्वेलर को पता लग गई बाद में सारी कहानी, ठीक है भाई ये तो उसकी वाइफ नहीं है किसी की, और ये जो ले गई है धोखा है, ठीक है। उसको पता लगा ये ज्वेलरी कहाँ रखी है, ब्रोकर के पास। वो ब्रोकर से मांग रहा है, कौन, ज्वेलर। केस डाल देता है कि ज्वेलरी मुझे, नेकलेस मुझे वापस कर। ज्वेलर कह रहा है ब्रोकर को, क्योंकि ये तू इसका ओनर, जो बंदा तेरे पास गिरवी रख गया वो लेडी, वो ओनर ही नहीं है। ज्वेलर कह रहा है कि जब वो ओनर ही नहीं तो वो प्लेज कैसे कर सकती है, और तूने रख भी कैसे लिया प्लेज, ये ज्वेलरी वापस दे। ज्वेलर मांग रहा है किससे, ब्रोकर से। ब्रोकर कहता है मैं नहीं देता ज्वेलरी, मैंने तो पैसा दिया है, गिरवी रखी है उस लेडी से, पैसा दिया है मैंने। आप क्या कहते हो, ज्वेलर बाय लॉ ब्रोकर से ले सकता है कि नहीं? नहीं ले सकता, ब्रोकर से नहीं ले सकता। क्योंकि क्यों नहीं ले सकता? एक बंदा आया आपको आके कह दे कि भाई साहब ये मोबाइल फ़ोन है, मेरे को बहुत सख्त जरूरत है 2000 रुपये की, आप मेरा मोबाइल सिक्योरिटी में रख लो, मेरे को 2000 रुपये दे दो, मैं शाम को आके दे दूंगा। पता लगा वो चोरी का था। इसके पास कौन सा बिल है? बिल है, उधार लेके गई है, खरीदा ही नहीं अभी, झूठ और बोला है, खरीदा ही नहीं, दिखाने के लिए ले गई है, बिल कटा ही नहीं। वो कह रही है अभी तो हस्बैंड को दिखाऊंगी खरीदने से पहले। ये देखो स्पेशल वर्डिंग है, बिल नहीं कटा। हाँ ये फ्रॉड तो है, चलो अगर बिल कट जाता फ्रॉड तो भी था, पर अगर बिल होता ना उस लेडी के पास, तो सामने वाला कहता ब्रोकर, सर मैंने तो वो बिल देखा, ज्वेलरी है इसके पास, बिल है इसके पास, हमें क्या पता ये ओनर नहीं है। अब लेडी के पास बिल नहीं, आपने रख कैसे लिया? मैं एक मोबाइल खरीदूं बिना बिल के, कल को पता लगे वो मोबाइल गलत आदमी बेच गया तो मैं जिम्मेवार हूं। अगर मुझे प्रॉपर बिल दे, सामने वाला जो बेच रहा है उसके पास उसका बिल है, तो मेरी उसमें क्या गलती है? फिर बिल देख के मोबाइल ले रहा हूं मैं, जिस जो दे रहा है उसका आईडी वाईडी देख के बिल से मैच करके फिर ले रहा हूं। यहाँ तो लेडी ने खरीदे ही नहीं ना, अभी वैसे ही लेगी। और वो बंदा दे क्यों दिया उसने, ज्वेलर ने? क्योंकि वो उसने आके क्या कह दिया, मैं तो उनकी वाइफ हूँ, समझ गए? इस वजह से वो बेचारा प्रेशर में आ गया, उसने वो ज्वेलरी दे दी, दिखाने के लिए लेके गई है, खरीदी नहीं। तो इससे पता लगता है बिल अभी कटा ही नहीं उसका। जब उसके पास बिल ही नहीं है तो ओनरशिप है ही नहीं, तो वो ब्रोकर ने रखी कैसे गिरवी? गिरवी रख लेगा ब्रोकर ऐसी? नहीं रखेगा, रखनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही बात है कि भाई जब वो ओनर ही नहीं थी लेडी, तो ब्रोकर दे बिना ओनरशिप चेक किए वो प्लेज क्यों की, अपने पास रखी, ओनर ही नहीं थी। और ज्वेलर कह रहा है जब वो ओनर ही नहीं थी तो वो प्लेज भी बेकार है, ज्वेलरी मेरी है, बिल्कुल चोर जैसे किसी को बेच गया हो वैसे। ज्वेलर अपनी ज्वेलरी वापस ले सकता है। हाँ रही बात ब्रोकर की, वो केस कर सकता है किस पे, उस लेडी पे, अपने 1 लाख रुपए वापस मांगने का। तो यही इसका सॉल्यूशन है, 72 सेक्शन से रिलेटेड है ये सारा। तो जिसमें यही कहता है ब्रोकर को गुड टाइटल नहीं मिला, उसे ये सामान वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस लेडी के पास जो प्लेज करके गई ओनरशिप ही नहीं थी, कोई बिल विल नहीं था, सेल हुई ही नहीं थी। तो ज्वेलर कैन टेक बैक द नेकलेस फ्रॉम ब्रोकर। ब्रोकर के पास क्या रेमेडी है? ढूंढ के उस लेडी पे केस कर सकता है, ब्रोकर पैसे मांग सकता है। क्लियर? ये बातें आपको लिखनी हैं। ओके देखो ये एक आंसर आ रहा है, ब्रोकर ने गुड फेथ में खरीदा। गुड फेथ क्या बोलते हैं? आप नेग्लिजेंटली खरीदोगे क्या? अब मैंने चोर से खरीद लिया, मुझे क्या पता चोर है, इतने से नहीं काम चलेगा। आप चेक करो बंदा कौन है, बेच रहा है, इसका सामान है भी कि नहीं। एक रिक्शा वाला आके आपको कहे बहुत महंगा एप्पल का फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है, वो दे कहता जी मेरे को ज़रूरत नहीं और लूँगा, ऐसे, तो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, रिक्शा वाला भी एप्पल का फ़ोन रखने का शौक़ रखता है? कहीं कोई भूल गया हो इसका, जो इसकी गाड़ी में रिक्शा में बैठा था कहीं, तो सोचोगे ना आप। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा आपको कॉन्शियसली सोचना होगा। क्लियर?
तो ये पढ़ो, 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर हम एनपीओ पे आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक अगले 4 चैप्टर का और टेस्ट भी लेंगे हम, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। ये आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, 2 मिनट ब्रेक लो, एनपीओ करता हूँ मैं। एनपीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब लेंथी क्वेश्चन आ सकता है उन चैप्टर्स में से, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत पार्टनरशिप के सिलेक्टेड टॉपिक